हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, उसके अंदर चैप्टर 4 व्यवस्था तंत्र, उसमें आज हम व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यवस्था तंत्र की रचना यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। अगर अयोग्य रूप से व्यवस्था तंत्र की रचना की जाए तो वह व्यवस्था तंत्र दीर्घ समय तक टिक सकता नहीं है। और इसी प्रकार जो ऐसा व्यवस्था तंत्र बनाया गया होता है उसके साथ इकाई भी धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, ऐसा पीटर एफ ड्रकर का मानना है। पीटर एफ ड्रकर हमें समझाना चाहते हैं कि अगर व्यवस्था तंत्र की रचना सही रूप से न की गई हो तो वह व्यवस्था तंत्र लंबे समय तक टिक सकता नहीं है। व्यवस्था तंत्र के साथ साथ इकाई भी धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। व्यवस्था तंत्र की रचना के द्वारा कार्य और कारण का संबंध स्थापित किया जाता है, इसीलिए व्यवस्था तंत्र की रचना उचित रीत से होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम व्यवस्था तंत्र की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तो व्यवस्था तंत्र के सोपानों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया का पहला जो सोपान है वो लक्ष्यों की स्पष्टता करना। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पूर्व इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता करनी पड़ती है। इकाई के मुख्य लक्ष्य और गौण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था तंत्र के ढांचे की रचना की जाती है, इसीलिए लक्ष्यों के साथ सुसंगत हो इसी प्रकार से हमें व्यवस्था तंत्र की रचना करनी चाहिए। लक्ष्यों की स्पष्टता यह व्यवस्था तंत्र की रचना का पहला सोपान माना जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले आपको इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता करनी पड़ती है। इकाई के मुख्य लक्ष्य कौन से हैं और गौण लक्ष्य कौन से हैं। मुख्य लक्ष्य और गौण लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद ही व्यवस्था तंत्र का ढांचा बनाया जाता है। इसके अलावा इकाई के जो लक्ष्य होते हैं, चाहे वो मुख्य लक्ष्य हो या गौण लक्ष्य हो, इकाई के लक्ष्यों के साथ सुसंगत हो उसी प्रकार से व्यवस्था तंत्र का ढांचा बनाया जाता है। तो इस प्रकार लक्ष्यों की स्पष्टता करना यह व्यवस्था तंत्र की रचना का प्रथम सोपान माना जाता है। दूसरा सोपान है कार्यों की सूची। लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था तंत्र के ढांचे के द्वारा कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे उसकी सूची हमें तैयार करनी पड़ती है। और जब भी हम यह कार्यों की सूची तैयार करेंगे तो तैयार करते वक्त कोई भी महत्वपूर्ण कार्य रह न जाए और किसी कार्य को दोबारा दोहराया न जाए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कार्यों की सूची जब तैयार हो जाती है तो तैयार होने के बाद उस पर पर्याप्त मात्रा में विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करने के बाद ही उसका अंतिम विभाजन किया जाता है। तो इस प्रकार कार्यों की सूची, उसके अंदर हमने देखा कि इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद हम इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था तंत्र के ढांचे के द्वारा कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे उसकी हम एक सूची बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। जब भी हम कार्यों की सूची तैयार करते हैं तो सूची तैयार करते वक्त हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य रह न जाए और किसी कार्य को दोहराया न जाए, इस बात का खास हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जब कार्यों की सूची तैयार हो जाती है
तो कार्यों की सूची तैयार होने के बाद उस पर पर्याप्त मात्रा में विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करने के बाद ही उसका अंतिम विभाजन किया जाता है। व्यवस्था तंत्र की ये जो प्रक्रिया है उसका तीसरा सोपान कार्यों का विभागीकरण है। जब कार्यों की सूची हम तैयार करते हैं तो कार्यों की सूची के बाद हमें कार्यों का विभागीकरण करना पड़ता है। कार्यों की सूची तैयार होने के बाद सूची में दर्शाए गए कार्यों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तथा एक समान कार्यों को एक समूह में रखकर हम कार्य करवाते हैं। कार्यों को विक्रय विभाग, क्रय विभाग, हिसाब विभाग आदि विभागों में भी विभाजित करके हम श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को अपना सकते हैं। विभागीकरण करने के लिए हम इकाई के स्वरूप के अनुसार, भौगोलिक विस्तार के अनुसार, कार्य के अनुसार इस प्रकार से हम उसका विभाजन भी कर सकते हैं। इसी बात को हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। समझिए, जैसे कि पूरे देश में वस्तु का विक्रय करती इकाई का विभाजन उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और मध्य जैसे जोन में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से कार्यानुसार में विक्रय विभाग में विज्ञापन करना, पैकिंग का कार्य, वितरण का कार्य आदि विषयों के आधार पर हम विभागीकरण कर सकते हैं। तो कार्यों का विभागीकरण, उसके अंदर हमने देखा कि जब हम कार्यों की सूची तैयार करते हैं उसके बाद सूची में जो कार्य दर्शाए गए होते हैं उन कार्यों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कार्य और एक समान कार्यों को एक समूह में रखकर कार्य करवाते हैं। कार्यों को अलग अलग विभागों में भी विभाजित करके हम श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को अपनाते हैं। यहाँ पे हम विभागों की बात करें तो कार्य को हम विक्रय विभाग में, क्रय विभाग में, हिसाब विभाग में हम कार्यों को अलग अलग विभागों में विभाजित करके श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को हम लागू कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम इकाई के स्वरूप के अनुसार, भौगोलिक विस्तार के अनुसार, कार्य के अनुसार भी हम कार्यों का विभागीकरण कर सकते हैं। अब हम इसी बात के लिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल फिर से है कि देश के अंदर वस्तु का विक्रय करने वाली कोई इकाई है तो हम उसे अलग अलग देश के जोन में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर जोन, पूर्व जोन, दक्षिण जोन, पश्चिम जोन और मध्य जोन। संपूर्ण इकाई को ऐसे अलग अलग जोन में विभाजित किया जाता है। अब हम व्यवस्था तंत्र के ये जो रचना है उसका आगे का जो सोपान है, क्रम है, जिसका नाम है विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना। कार्यों का जब उचित विभागीकरण हो जाता है तो कार्यों का उचित विभागीकरण होने के बाद विभाग के कार्यों के दायित्व को उठा सके ऐसे विभागीय पद और उसके लिए उचित योग्यता हमें निश्चित करनी पड़ती है। सरल शब्दों में कहें तो कार्यों का विभागीकरण होने के बाद विभाग के कार्यों का दायित्व उठा सके, इसके लिए हमें विभागीय पद और उसकी उचित योग्यता निश्चित कर हमें विभागीय अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ती है। जैसे कि विक्रय विभाग है तो विक्रय विभाग के लिए हम विक्रय अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। क्रय विभाग है तो क्रय विभाग के लिए क्रय अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। उत्पादन विभाग है तो उत्पादन विभाग के लिए उत्पादन अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। कर्मचारी विभाग है तो कर्मचारी अधिकारी की भी नियुक्ति की जा सकती है। तो कहने का मतलब कि कार्यों का विभागीकरण करने के बाद विभाग के कार्यों का दायित्व उठाने के लिए हमें विभागीय पद और योग्यता निश्चित करनी पड़ती है और विभाग के हिसाब से ही हमें अधिकारियों को भी नियुक्त करना पड़ता है। व्यवस्था तंत्र की रचना का जो आगे का क्रम है या आगे का जो सोपान है
जिसका नाम है अधिकार और दायित्व सौंपना। विभागीय पद, उपविभागीय पद और योग्यता निश्चित होने के बाद प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने दायित्व को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके, इसके लिए उनको अधिकार और दायित्व सौंपना पड़ता है। इसके अलावा प्रत्येक पद के अधिकार स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कौन से पदाधिकारी का किसके प्रति दायित्व होगा उसकी स्पष्टता की जाती है। अधिकार और दायित्व का प्रमाण उचित रूप से बना रहे, ये भी बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम व्यवस्था तंत्र की रचना में विभागीय पद, उपविभागीय पद और योग्यता निश्चित करने के बाद प्रत्येक विभाग के अधिकारी को अपने कार्यों को सही तरह से कर सके, अपनी प्रवृत्ति को सही तरह से कर सके, उसके लिए विभागीय अधिकारी को अधिकार और दायित्व सौंपा जाता है, जिसकी वजह से विभागीय अधिकारी अपने विभाग के सारे कार्यों को, सारी प्रवृत्तियों को सही तरीके से कर सकते हैं। जब अधिकार और दायित्व सौंपा जाता है तो उस समय भी हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। प्रत्येक पद के जो अधिकार है वे अधिकार स्पष्ट होने चाहिए। इसके अलावा कौन से पदाधिकारी है वो किसके प्रति उनका उत्तरदायित्व रहेगी या उनकी जिम्मेदारी रहेगी, उसकी भी हमें स्पष्टता करनी पड़ती है। विभागीय प्रमुख के अधीन अन्य पद या स्थानित निश्चित क्रम का कार्य भी इसी क्रम में किया जाता है। व्यवस्था तंत्र की रचना का आगे का जो सोपान है वह है आंतर संबंधों की स्थापना करना। तो हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। विविध पदाधिकारी व्यक्तियों को अधिकार और दायित्व जब सौंपा जाता है तो अधिकार और दायित्व सौंपने के बाद उनके बीच में आंतर संबंधों की स्थापना भी स्पष्ट रूप से की जाती है। हम विभागीय पद, उपविभागीय पद और योग्यता निश्चित करने के बाद प्रत्येक विभाग के विभागीय अधिकारियों को अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं। अधिकार और दायित्व सौंपने की वजह से उनके बीच में आंतर संबंधों की स्थापना का निर्माण होता है। विभागीकरण के द्वारा व्यवस्था तंत्र में अधिकार और दायित्व का विकेंद्रीकरण किया जाता है। इससे विकेंद्रित प्रवृत्तियाँ और कार्यों के संकलन का जो उद्देश्य होता है, उन उद्देश्य से आंतर संबंधों की स्पष्टता के लिए हम सही दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं। इसके बाद व्यवस्था तंत्र की रचना का अंतिम जो सोपान है जिसका नाम है व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना। तो सबसे पहले व्यवस्था तंत्र का नक्शा किसे कहेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले व्यवस्था तंत्र का नक्शा किसे कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। व्यवस्था तंत्र में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपने स्थान के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर सके, इसके लिए आकृति के स्वरूप में व्यवस्था तंत्र का चार्ट बनाया जाता है, जिसमें इकाई में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी उसे देख सकते हैं, जिसे व्यवस्था तंत्र का नक्शा कहते हैं। व्यवस्था तंत्र का नक्शा नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए। तो रिपीट करते हैं, अंतिम जो सोपान है इसका नाम है व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना। व्यवस्था तंत्र में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपने स्थान के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर सके, इसके लिए आकृति के स्वरूप में व्यवस्था तंत्र का चार्ट या नक्शा तैयार किया जाता है, जिसके अंदर इकाई में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी उसे देख सके। इस प्रकार से व्यवस्था तंत्र के नक्शे को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे व्यवस्था तंत्र की रचना
व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया, व्यवस्था तंत्र के सोपान, व्यवस्था तंत्र की विधि, व्यवस्था तंत्र का क्रम, व्यवस्था तंत्र के पहलू, इन सब की चर्चा की। परीक्षा के अंदर कई कबार ये सवाल 3 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल जिसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को शिक्षा देना है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भी सुझाव हो, जो भी सलाह हो, जो भी प्रश्न हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। आगे के वीडियो में हम कोई नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे और हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। अस्तु।